सो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा इंजन मैकेनिक्स में बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में, जिसमें हमने सीखा है कि हमने फोर्स को कैसे डिफाइन करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम्स के बारे में एनालिसिस किया। फिर हमने मोमेंट, जो कि एक फोर्स का इफेक्ट है, मोमेंट के बारे में पढ़ा, मोमेंट ऑफ अ फोर्स। देन उसके बाद क्या पढ़ा हमने, कपल के बाद उसमें हमने पढ़ा मोमेंट ऑफ अ कपल क्या होता है बेसिकली। ठीक है, इस तरीके से हमने जो भी बेसिक कंसेप्ट्स है इंजन मैकेनिक्स में वो सारे कवर कर चुके हैं। अब बेसिक कंसेप्ट्स के बाद आती है चैप्टर 2 की, जिसमें हम इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज के बारे में बात करेंगे। अब देखो, इक्विलिब्रियम से जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बॉडी में किस तरह के फोर्सेस लग रहे हैं, तो वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम में। तो इक्विलिब्रियम के लिए हम बॉडी को एज एन पार्टिकल या एज अ रिजिड बॉडी दोनों कंसिडर कर सकते हैं। तो पार्टिकल के लिए अलग कंडीशंस लगेंगी, रिजिड बॉडी के लिए अलग, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर मैं एक पार्टिकल कंसिडर कर रहा हूँ इक्विलिब्रियम के लिए तो सारे के सारे फोर्सेस उस पर्टिकुलर पार्टिकल में लग रहे होंगे। बट जब मैं रिजिड बॉडी की बात करूंगा तो रिजिड बॉडीज में नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, तो अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग फोर्स अप्लाई हो सकता है। तो मतलब पार्टिकल के लिए फोर्स सिस्टम कौन सा होगा, कंकरेंट फोर्स सिस्टम। क्यों? क्योंकि वहां पे एक ही पॉइंट एप्लीकेशन है, जहां की मैं पॉइंट की बात कर रहा हूं पार्टिकल की, उसमें क्या एक ही पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, तो हमेशा कंकरेंट फोर्स सिस्टम अप्लाई होगा उस पर। बट जब मैं रिजिड बॉडी की बात करता हूं तो रिजिड बॉडी में क्या होगा, नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम या फिर कंकरेंट फोर्स सिस्टम भी हो सकता है। बट जहां तक बात सिर्फ पार्टिकल की हो रही है तो पार्टिकल में सिर्फ कंकरेंट फोर्स सिस्टम ही अप्लाई होगा। ठीक है, तो सेपरेटली हम स्टडी करेंगे पार्टिकल का और सेपरेटली स्टडी करेंगे हम रिजिड बॉडी का। ठीक है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कंकरेंट फोर्स सिस्टम का इक्विलिब्रियम कंडीशंस अलग से पढ़ेंगे और कंकरेंट नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम का अलग से इक्विलिब्रियम कंडीशंस हम पढ़ेंगे। अब बात आती है, देखो ये तो हमने देख लिया कि इक्विलिब्रियम कंडीशंस डिपेंड करेंगी फोर्स सिस्टम पे, बट आप डिफाइन कैसे करोगे इक्विलिब्रियम को? ठीक है, तो इक्विलिब्रियम को आप डिफाइन करने के लिए देखो सबसे सिंपल है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। सिंपल। इक्विलिब्रियम की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो इक्विलिब्रियम कब हो सकता है किसी बॉडी पे, व्हेन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, when the net force acting on the body is zero। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन इक्विलिब्रियम की सिर्फ ये है कि when net force acting on the body is zero। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्स की ये बात नहीं करी हमने किस तरीके का फोर्स है, सिंपली नेट फोर्स ऑन द बॉडी जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब देखो नेट फोर्स जीरो बोलती है, हमें एक चीज ध्यान होनी चाहिए, हमने बेसिक कंसेप्ट में न्यूटन्स लॉज पढ़े थे। अब न्यूटन्स लॉ में भी हमने एक लॉ पढ़ा था, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जिसको क्या बोलते हैं, जिसमें हमने बेसिकली किसके बारे में पढ़ा था, फोर्स। क्योंकि फर्स्ट लॉ जो होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का, वो हमें फोर्स के बारे में बताता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली फोर्स ही वही एक एक्सटर्नल एजेंट है जो बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकता है। तो फोर्स का मतलब जो है वो फर्स्ट लॉ से पता चलता है। और सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ आपको मैग्नीट्यूड बताता है। बेसिकली सेकंड लॉ का काम क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को बताना। तो हमने कल जो डिराइव किया था इससे पहले, तो उसमें क्या था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सिंपल, हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला आया था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू m इनटू a। ठीक है, बट जब हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। ऑब्वियसली जो भी नेट फोर्स होंगे वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर ही होने वाला है। ठीक है, तो नेट फोर्स ऑब्वियसली बात है कि मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। बट जब इक्विलिब्रियम की बात हो रही है तो ये नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। फॉर इक्विलिब्रियम F net should be zero, should be zero। ठीक है, अब F net जीरो है किसके लिए? इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए। तो F net इक्वल्स टू जीरो। बट न्यूटन सेकंड लॉ से हमें पता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है F net। तो मास तो ऑब्वियसली बात है जीरो होगा नहीं। ठीक है, तो मास जीरो नहीं होगा तो डेफिनेटली क्या जीरो होने वाला है। तो हम यहां से डायरेक्टली मैं बोल सकता हूं एक्सेलरेशन हमारा जीरो होगा। इस केस में एक्सेलरेशन जीरो होने वाला है। ठीक है, क्योंकि मास ऑब्वियसली बात है मास जीरो नहीं होगा तो बचेगा क्या? सिर्फ एक्सेलरेशन।
तो एक्सेलरेशन जीरो होगा तभी हमारा एफ नेट जीरो हो सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई में कि इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी जीरो। तो न्यूटन सेकंड लॉ से हमें पता चला एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए। अब ये चीज जीरो तभी हो सकती है जब एक्सेलरेशन जीरो, मास जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, अब एक्सेलरेशन जीरो है। अब देखो एक्सेलरेशन जीरो कब पॉसिबल है? एक्सेलरेशन का हमें फॉर्मूला पता है ना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt। यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये एक्सेलरेशन दो तरीके से जीरो हो सकता है, आइदर वेलोसिटी जीरो या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, क्योंकि जब कांस्टेंट चीज का आप डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग इट विल बी जीरो। तो एक्सेलरेशन जीरो होने की दो कंडीशन है। एक्सेलरेशन जीरो होने की दो कंडीशन है क्योंकि ये बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो जीरो होने की दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन की बात करूँ, वेलोसिटी जीरो सिंपली। ठीक है, वेलोसिटी जीरो होने का मतलब रेस्ट कंडीशन। वेलोसिटी जीरो होने का मतलब क्या है? रेस्ट कंडीशन, या फिर मैं डायरेक्टली ऐसे भी बोल सकता हूँ स्टैटिक कंडीशन, या फिर इसको मैं बोल देता हूँ स्टैटिक कंडीशन या स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब दूसरे में केस में एक्सेलरेशन कब जीरो होगा? जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड आल्सो। वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी वेक्टर इज कांस्टेंट। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है, अब ऑब्वियसली बात है, देखो एक्सेलरेशन वेक्टर, वेलोसिटी भी वेक्टर। अब वेक्टर कब कांस्टेंट हो सकता है? जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट हो, क्योंकि अगर एक भी चीज चेंज होगी तो वो चेंज हो जाएगा। तो वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब है मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, डायरेक्शन भी कांस्टेंट। ठीक है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जीरो, मतलब एक्सेलरेशन जीरो। बट ये कौन सी कंडीशन है? ये रेस्ट में नहीं होगा, ये होगा यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब बॉडी आपका एक कांस्टेंट वेलोसिटी से अलोंग अ स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। ठीक है, तो यहां से भी इस केस में भी एक्सेलरेशन जीरो होने वाला है। तो इस केस को हम जनरली बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अब यहां से हमें चीज समझ में आ गई, इक्विलिब्रियम का मतलब सिंपली था नेट फोर्स जीरो। बट नेट फोर्स जीरो होने का मतलब नेट फोर्स हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से हमें पॉइंट पता चला एफ नेट जीरो तभी पॉसिबल है जब एक्सेलरेशन जीरो, और जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो दो कंडीशन पॉसिबल है, या तो आइदर वेलोसिटी जीरो या वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट हो। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड एंड विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन आल्सो। ऐसा नहीं कि सब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट और डायरेक्शन चेंज हो रहा है हर मोमेंट पे, तब वो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी कांस्टेंट बोलने का मतलब दोनों रेस्पेक्ट में मैग्नीट्यूड भी एंड डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक चीज क्लियर होगी कि वेलोसिटी जो है हमारा रेस्ट कंडीशन जीरो होने पर रेस्ट कंडीशन होगा, जिसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं, एंड वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो यूनिफॉर्म मोशन, जिसको हम बोलेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक, तो ये चीज यहाँ से दो कंडीशन आ गई। अब देखो ये चीज तो समझ में आ गया कि इक्विलिब्रियम तभी होने वाला है जब सिंपली नेट फोर्स जीरो। अब नेट फोर्स को बेसिकली हम जनरली मैकेनिक्स में एक वर्ड से बोलते हैं जिसका नाम होता है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट, ठीक है। नेट फोर्स का मतलब क्या है? देखो कभी भी कोई बॉडी है उस पर ऐसा तो नहीं है सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, नंबर ऑफ फोर्स लग सकते हैं, या पूरा का पूरा कोई ना कोई एक फोर्स सिस्टम अप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, अगर वो फोर्स सिस्टम अप्लाई हो रहा है तो कोई ना कोई एक नेट फोर्स होगा उसका। मतलब देखो सपोज एक बॉडी है, उसमें सपोज 3 फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, अब उन 3 फोर्स का कोई ना कोई एक रिजल्टेंट वैल्यू होगी। रिजल्टेंट इन द सेंस बोलने का मतलब है कि एक अकेला वो रिजल्टेंट उन तीनों के बराबर है। जो 3 फोर्स मिल के जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं बॉडी पे, वो अकेला रिजल्टेंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो बेसिकली उन तीनों फोर्स का कोई ना कोई एक रिजल्टेंट होगा। वही चीज यहाँ पे मैं बोलना चाह रहा हूँ, वो बेसिकली क्या एक तरीके से नेट फोर्स ही है। तो रिजल्टेंट को हम डायरेक्टली बोल सकते हैं इट इज अ फोर्स, it is a force which can replace a system of force with the same effect
ठीक है, सिंपल रिजल्टेंट ऑफ अ रिजल्टेंट, देखो फोर्स सिस्टम का जो भी रिजल्टेंट होगा ना, सिंपली बोलना है कि इट इज अ फोर्स विच कैन रिप्लेस ऑल द सिस्टम ऑफ फोर्सेस, जितना भी सिस्टम ऑफ फोर्स अप्लाई हो रहा है उस पर विद द सेम इफेक्ट। ये रिजल्टेंट बेसिकली एक सिंगल फोर्स होगा। अब देखो जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, यहाँ पे सिंपल जैसे ये कोई बॉडी है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है इस पे, कुछ एक फोर्स ऐसे लग रहा है, कुछ फोर्स एक ऐसे लग रहा है एंड एक फोर्स ऐसे लग रहा है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस है, F1, F2, F3, F4, ठीक है, ये नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। अगर मैं इसी बॉडी के लिए एक रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, बेसिकली ये R क्या है, रिजल्टेंट, R बेसिकली रिजल्टेंट है, तो R क्या शो कर रहा है, सेम इफेक्ट शो कर रहा है इन सब फोर्सेस का। मतलब ये सारे फोर्स 1 2 3 4, ये जितने भी चारों फोर्स है मिलके जो इफेक्ट बॉडी पे प्रोड्यूस करेंगे वही अकेला रिजल्टेंट प्रोड्यूस करेगा, सिंपल। तो रिजल्टेंट बेसिकली क्या है, एक कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन बेसिकली क्या, इन सब फोर्सेस का जो कॉम्बिनेशन है वो अकेला एक ये रिजल्टेंट फोर्स है विद सेम इफेक्ट। ऐसा नहीं है कि इसमें जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है और इसमें जो हो रहा है वो अलग है, ऐसा नहीं है। ये रिजल्टेंट R अकेले ही इन पूरे बॉडी के जो इफेक्ट्स होंगे इन फोर्सेस की वजह से इस बॉडी के ऊपर, वो अकेला R रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपल, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम के लिए मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि रिजल्टेंट ऑफ अ बॉडी शुड बी जीरो, क्योंकि रिजल्टेंट क्या है, एक तरह से नेट फोर्स है बॉडी पे, ठीक है ना। तो बॉडी पे जितने भी फोर्सेस लगेंगे उसका हम सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, रिजल्टेंट। और जब हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो वो रिजल्टेंट शुड बी जीरो होना चाहिए मैक्सिमम कंडीशंस के लिए, ठीक है। मैक्सिमम कंडीशंस बेसिकली देखो, जब भी आप स्टडी करते हो स्टैटिक्स वाला पार्ट, तो उसमें हम ये अज्यूम करते हैं कि बॉडी रेस्ट कंडीशन पे, हमारे जितना भी एनालिसिस होगा स्टैटिक्स में तो हम यही अज्यूम करेंगे कि आपका जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम स्टैटिक्स में मतलब रेस्ट कंडीशन। तो जितने भी आप फोर्सेस अप्लाई करोगे वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से बैलेंस होने चाहिए। अदरवाइज इन केस अगर ऐसा होता है कि फोर्सेस अनबैलेंस रहते हैं तो डेफिनेटली बॉडी मूव करेगी, बॉडी मूव करेगी तो वो रेस्ट कंडीशन पे होगी नहीं, और रेस्ट कंडीशन पे नहीं होगी तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसमें क्या हो जाएगा, वो नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, ठीक है। अब बात आ जाती है देखो रिजल्टेंट, तो यहाँ पे आप एक नोट करके लिख सकते हो पॉइंट, ठीक है, डायरेक्टली आप एक नोट करके पॉइंट लिख सकते हो कि फॉर इक्विलिब्रियम रिजल्टेंट शुड बी जीरो, ठीक है। तो सिंपल हमें एक बात समझ में आ गई है, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो। अब नेट फोर्स जीरो होगा तो हमें पता चला एक्सेलरेशन भी जीरो होना होगा तभी, क्योंकि नेट फोर्स तभी जीरो पॉसिबल है जब एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि मास तो जीरो नहीं होगा। तो एक्सेलरेशन जीरो और एक्सेलरेशन जीरो होने की दो कंडीशन, या तो वेलोसिटी जीरो या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में आपका एक्सेलरेशन जीरो और इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव होगी। वेलोसिटी जीरो बेसिकली क्या है, रेस्ट कंडीशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। एंड इन केस अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड आल्सो, तभी जाकर क्या होगा, वो एक यूनिफॉर्म मोशन, और यूनिफॉर्म मोशन क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम का पार्ट है, ठीक। तो सिंपली हमें इतना सिर्फ याद रखना है कि इक्विलिब्रियम के लिए हमेशा आपका रिजल्टेंट बेसिकली नेट फोर्स जो भी बॉडी पे लग रहा है वो जीरो होना चाहिए। अगर जीरो नहीं होता है तो बॉडी नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी हमेशा। तो और सिंपल रिजल्टेंट का सिर्फ एक पॉइंट हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि रिजल्टेंट वो अकेला फोर्स है, रिजल्टेंट सिर्फ एक अकेला फोर्स है जो पूरी बॉडी पे सेम इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है जब सारे के सारे फोर्स मिलके बॉडी पे फोर्स इफेक्ट कर रहे हो, सिंपल। क्योंकि जैसे आपने ये बॉडी है, इसमें नंबर ऑफ फोर्सेस लगे F1, F2, F3, F4, तो ये सारे फोर्स मिलके बॉडी पे जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं वही इफेक्ट ये अकेला रिजल्टेंट इस बॉडी पे प्रोड्यूस कर रहा है। तो इन टोटल में कहूँ तो ये बॉडी का जो स्टेट है और इस बॉडी का जो स्टेट है सेम है, बट यहाँ पे डिफरेंट फोर्सेस दिखा रखे हैं, यहाँ पे सिर्फ सिंगल एक अकेला फोर्स दिखा है R। वो हम आगे कैलकुलेट करेंगे कि हमें रिजल्टेंट कैसे निकालना होता है, उसके वेरियस वेज होंगे। जैसे कोप्लिनर होगा तो उसमें अलग तरीके से हम सॉल्व करेंगे, नॉन कोप्लिनर सिस्टम होगा फोर्स का तो उसमें अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या है कि हमें रिजल्टेंट निकालना है, और सबसे पहले रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि कौन सा फोर्स सिस्टम है, और वो भी फोर्स सिस्टम किस पे अप्लाई हो रहा है, पार्टिकल पे, रिजिड बॉडी पे। तो वो कंडीशंस वेरी करेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशंस, ठीक है। तो सिर्फ रिजल्टेंट का मतलब
कि रिजल्टेंट अकेला वो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है जो ये सारे फोर्स मिलकर कर रहे हैं, सिंपल। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम जो पढ़ेंगे वो है मेथड्स टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस।